जो नेपाल से आने वाले मनाजर हैं, वीडियोज हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत को खौफजदा करिए। उनकी जाती रिहाइशगाह जला दी है, 12 सरकारी रिहाइशगाहों और सुप्रीम कोर्ट की इमारत को आग लगा दी गई। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। फिर देखा ना अवाम ने कैसे लितरॉल की है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की इसी तरह की दुर्गत बनेगी जिस दिन अवाम खड़े हो जाएंगे। और एक दिन खड़े इकबाल के वज़ीर ने मुल्क बचा लिया, प्रसाद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया और इसमें वो कह रहे हैं मैं अपने मुल्क के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। सोशल मीडिया पे ये बैन का मामला पूरे मुल्क में फैला और उसके बाद इसकी असल वजह देखिए आज़ादी इज़हार राय पर नौजवान तबका निकला, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लवाजमात थे। तमाम वजारतों के वज़रा ने जो इस्तीफे जमा करवाए, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर बिजली, वज़ीर सनत, ये इस्तीफे लिख के फ़ौरन दिए। फौज ने हो जाएंगे। इसमें देर सवेर हो सकती है लेकिन अल्टीमेटली ये होना है। नेपाल में सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ दारुल हुकूमत खटमंडू में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 20 अफराद हलाक हो गए। ये बिल्कुल पाकिस्तान वाला मामला नजर आ रहा है। वहां जिस तरह जर्नेल और करप्ट सियासतदान मुल्क को लूट रहे हैं, लेकिन वहां अब शट डाउन है, एयरपोर्ट पर भागने नहीं दे रहे, फ्लाइटें नहीं जा रही उनकी उड़ के, पूरा मुल्क बंद कर दिया गया। ये आज़ादी इज़हार राय से शुरू होने वाला मामला पूरी रजीम नौजवान उड़ा के चलेगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो जनरेशन जी जिन्हें यूथ कहा जाता है वो सड़कों पे आ गए और वो जो प्रोटेस्ट थे वो एक्सपैंड करते करते एंटी करप्शन एंड प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट में कन्वर्ट हो गए। कर्फ्यू को उठा के परे मारा। नौजवानों के खौफ में पूरी मशीनरी इस वक्त तबाह बर्बाद। नेपाल के वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया, वज़ीर दाखिला ने इस्तीफा दे दिया। मुल्क के 20 नौजवानों की जान की बाजी कुर्बानी और कर्फ्यू के बाद फौज के अहकामात मानने से इनकार, फौजी गाड़ियों के सामने लेट गए। इस पर यहाँ पे प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और यहाँ पर पूरा सुप्रीम कोर्ट को आपके हवाले कर दिया गया। नेपाल के अंदर भी वही सिचुएशन नजर आ रही है। अगर खटमंडू की बात करें जो उनका कैपिटल कंसीडर किया जाता है, वहां पर कह लेंगे केपी ओली ने भी रिजाइन दे दिया। उनके बड़े से बड़े जो पॉलिटिशियंस है वो भी सड़कों पर दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए। ये फौज ने सरेंडर किया, मजीद गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। ये जो लावा पक रहा था जो। नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेपाल में जो दंगा हुई है अभी फ़िलहाल, उसको देख के आसिम मुनीर सहमा हुआ है, डरा हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया में खूब चर्चा हो रही है कि नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान की बारी है और वहाँ पे सत्ता को उखाड़ फेंक देगी जनता। ये चर्चा काफ़ी जोरों से चल रहा है। अब देखने वाली ये बात है कि आगे क्या होता है, ये पाकिस्तानी मीडिया से आप सुन सकते हैं। खौफजदा करिए नेपाली वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का इस्तीफा, सदर वज़ीर आज़म और सरकारी इमारतों पर नौजवानों का कब्जा, पार्लियामेंट में और जहाज़ों पर फ्लाइटें और फरार, शट डाउन। लेकिन इस वक्त हुकूमती सफ़ों में शदीद खौफ नेपाल के मनाजर देख के, जो नेपाल में नौजवानों ने पार्लियामेंट की बिल्डिंग, वहाँ कांग्रेस के बड़े सियासतदानों के घर, फौजी जनरलों के घर जो हमले किए हैं, कर्फ्यू को उठा के परे मारा। नौजवानों के खौफ में पूरी मशीनरी इस वक्त तबाह बर्बाद। नेपाल के वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया, वज़ीर दाखिला ने इस्तीफा दे दिया। मुल्क के 20 नौजवानों की जान की बाजी कुर्बानी और कर्फ्यू के बाद फौज के अहकामात मानने से इनकार, फौजी गाड़ियों के सामने लेट गए, सरेंडर किया, मजीद गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को बंद करने से मामला शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी के तुलबा सामने आए। ये जो लावा पक रहा था जो हम कह रहे थे वो फट गया और ये मौका हुकूमत ने दिया। खुद पूरी रजीम बदल कर इनकलाब की नेपाल में जो बुनियाद रखेगी, दुनिया ने नौजवानों की ताकत तस्लीम की। ये बिल्कुल पाकिस्तान वाला मामला नजर आ रहा है। वहाँ जिस तरह जर्नेल और करप्ट सियासतदान मुल्क को लूट रहे हैं, लेकिन वहाँ अब शट डाउन है, एयरपोर्ट पर भागने नहीं दे रहे, फ्लाइटें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम स्पेशली यूट्यूब, जहाँ से जो जेन जी है बहुत ज्यादा अर्न करती हुई दिखाई दे रही थी। और ये जो प्रोटेस्ट है, पहले इसको शक्ल दी गई कि एप्स की वजह से ये जो प्रोटेस्ट है ये कैरी किया जाए। जी मैडम, जहाँ तक बात आती है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कि दूसरे ममालिक इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इस तरह की कॉन्स्पायरेसी थ्योरी चलती है। नहीं जा रही उनकी उड़ के, पूरा मुल्क बंद कर दिया गया। ये आज़ादी इज़हार राय से शुरू होने वाला मामला पूरी रजीम नौजवान उड़ा के चलेगी। ये एस्टेब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा खतरनाक मामला है कि देखिए पाकिस्तान में लवाजमात सारे वही हैं जो नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये तीनों पाकिस्तान के पड़ोसी हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से जो हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, उन पे जो अवाम की ज़रूरियात होती हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब आप अवाम की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते, जब आप अवाम के मुतालबात को पूरा नहीं करते और उन्हें ओप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं, तो आप उसके बदले जो अवाम होती है उसके अंदर गुस्से को जन्म दे रहे होते हैं। और वहाँ के हालात बहुत बेहतर है, महंगाई के, अमन अमान के, मईशत के, गुर्बत के, बेरोजगारी के। नौजवानों के पास वहाँ लीडरशिप भी नहीं है, खुद लीड करके गए हैं। पाकिस्तान में खान जेल में, यहाँ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हालात तो आपको पता है, लेकिन पाकिस्तान में 64% नौजवान ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने हालात को देख रहे हैं। जिस तरह नेपाल में नौजवान आज़ादी इज़हारी राय के लिए निकले,
क्योंकि बड़ी कौम बनने के लिए जो कुर्बानियां देते हैं, जबर और जुल्म के खिलाफ जो दुनिया भर में मज़ाहमत होती है, ये उसी का एक सिलसिला नज़र आ रहा है। जाती है हमारे मखसूसन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर कि हमारे अंदर जो भी हालात पैदा होते हैं हम किसी वेस्टर्न कंट्री को उसके इल्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन अगर हम इसकी रियलिटी देखें तो जो भी ये सूरत हाल होती है, अब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, यहाँ सोशल मीडिया हमारी ज़रूरत बन गया है। अब यहाँ बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप की वजह से इमरान खान की इस पुरअमन तहरीक को बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन यहाँ नौजवानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत मौजूद है। अब ज़ाहिर है ज़िंदगियाँ उनकी हैं, फैसले उनके हैं, मुस्तकबिल उनका है। ये पुरअमन अंदाज में बगैर तशद्दुद की इस तहरीक को कैसे कामयाब करेंगे? ज़ाहिर उसमें लीडरशिप का सवाल है। उसमें तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप को हटाने के मामले पर अडयाला जेल से किसी भी वक्त देखें, मेरी इत्तलात है, ये खबर आ सकती है खान का। तो अगर आप हम एक जोहन लाग के बहुत बड़े फिलासफर थे, वेस्टर्न फिलासफर थे, उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि जब भी कोई भी हुकूमत बनती है वो अवाम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके बनती है। जो अवाम होती है वो हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो हुकूमत की पैरवी करेगी, हुकूमत की बातों को मानेगी, कानून पे अमल दरामद करेगी। भी वही सिचुएशन नजर आ रही है। अगर खटमंडू की बात करें जो उनका कैपिटल कंसीडर किया जाता है, वहां पर कह लेंगे केपी ओली ने भी रिजाइन दे दिया। उनके बड़े से बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी सड़कों पर दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए हम लोगों को। आज नेपाल के अंदर कह लें कि वो अगस्त था, ये सितंबर है, तो सिचुएशन आखिरकार कहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि यूएसए की जो 20 एप्स हैं वो बैन कर दी गई है नेपाल के अंदर। और ये हमारा एक बुनियादी जरूरत है आज के दौर में। हम लोगों से सोशल मीडिया के जरिए कांटेक्ट कर पा रहे हैं, और स्पेशली इस वक्त दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज हैं वो इंटरनेट की रसाई को भी लोगों को बुनियादी ज़रूरत करार दे चुके हैं। ठीक है, तो जो किसी भी मुल्क की हुकूमत होती है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो लोगों की बुनियादी सहूलियात है, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको यकीनी बनाएं।